हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? उम्मीद करता हूँ बेटा, जितना मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया है, आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। अ, जैसा कि मैंने बताया था आपको, जो हमारा प्लान था, उसी प्लान के तहत हमने काम किया बेटा। देखा जाए, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हमारा कंप्लीट करा दिया गया मैंने, है ना? जितना मुझसे हो पा रहा बच्चों, मैं पूरी आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, हमारा उधर इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्सेस कह लो, चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट है। और चैप्टर सेकंड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस बेटा विथ न्यूमेरिकल्स मैंने करा रखा है, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल दोनों के साथ। फिर देखो बेटा, मैंने आपको डुअल नेचर करा दिया। फिर बेटा मैंने आपको एटम करा दिया। और फिर बेटा मैंने आपको सेमी कंडक्टर भी करा दिया। सेमी कंडक्टर 7 मार्क्स का है, खास ख्याल रखेंगे। बाकी डुअल नेचर भी हो गया, एटम भी हो गया, है ना? अगर आपको ये सारे लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जाके बच्चों EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस का आप मेरा ऑलरेडी जाके लेक्चर देख सकते हो। ये बेटा अपलोडेड है। अगर आप पूछो कि सर इसमें इम्पोर्टेंट क्या देखना है, तो बेटा आप इम्पोर्टेंट इसमें फैराडे लॉ जाके देख सकते हो, ठीक है? और सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस बेटा आप इसे प्लीज जाके देख लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम का है। हालांकि मैं इनके इम्पोर्टेंट सीरीज की बात भी आपसे करूंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करूंगा डिस्कस। लेकिन जो अभी टाइम बचाना चाहते हैं, जो रिस्क लेना नहीं चाहते एट द लास्ट, फिर बच्चों एसी का बस एक RLC सर्किट छोड़ के बेटा पूरा का पूरा टॉपिक चैप्टर डला हुआ है बेटा। उसमें ट्रांसफार्मर पढ़ाया है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एवरेज पढ़ा आपको निकालना सिखाया है, IRMS निकालना सिखाया है, R सर्किट सिखाया है, L सर्किट सिखाया है, यानी कि RL सर्किट भी है, C सर्किट सिखाया है। तो बहुत कुछ उसमें है। प्लस बेटा आप बेटे मैग्नेटिज्म का फर्स्ट लेक्चर जाके देख ले। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स का मैंने कराया हुआ है, मैंने आपको रेडियस निकलवाया हुआ है। आप मैग्नेटिज्म का फर्स्ट लेक्चर जो देखें, वो वो मैंने नीट वाले क्वेश्चन में डाला था बेटा। बट बहुत ही बेसिक लेक्चर है, तो आपके काम आ जाएगा 3 मार्क्स में। जो आज का बेटा हमारा आज का जो हमारा आज जिस मकसद से हम आए हैं, वो है न्यूक्लियाई को पकड़ने आए हैं। अगर इस न्यूक्लियाई को पकड़ लेते हैं बच्चों, तो ये न्यूक्लियाई और एटम और ड्यूअल नेचर, ये तीनों मिलके हमको 12 मार्क्स देगा। तो बेटा इसको भी हल्के में क्यों लेना। अब बेटा आपकी किस्मत ये अच्छी है कि न्यूक्लियाई का ऑलमोस्ट सिलेबस रिड्यूस हो गया है। बेटा देखिए, आपका कितना फायदा किया है, आपको कितना पढ़ने से बचाया है गवर्नमेंट ने। देखिए, आपका पूरा कम्युनिकेशन चैप्टर ही डिलीटेड है, चलिए कोई बात नहीं। सेमीकंडक्टर में ट्रांजिस्टर गायब है, लॉजिक गेट गायब है। अब तो एप्लीकेशन ऑफ डायोड्स में भी रेक्टिफायर को छोड़ के सारा ही गायब किया हुआ है, जो नई बुक के अकॉर्डिंग। और फिर अगर आप न्यूक्लियाई देखेंगे बेटा, तो आपको पूरी की पूरी रेडियो एक्टिविटी गायब है ना? हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ, ये पूरा गायब है बेटा। न्यूक्लियर रिएक्टर गायब है बच्चों। तो आपके आपके ज्यादा सिलेबस में न्यूक्लियर में कुछ बचता नहीं है। अब न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होता है, न्यूक्लियस का मास क्या होता है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या होता है, न्यूक्लियस का रेडियस क्या होता है, अब यही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ये डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना? आपको एरन रदरफोर्ड ने वाले स्टेटमेंट में, गेजन मार्सन एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बताया था वो चीज। फिर वाई द न्यूक्लियस स्टेबल, है ना? कि अगर एक प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन है, तो दोनों में रिपल्सन फोर्स लगेगा। ये तो कॉमन सेंस का सवाल है कि दो प्रोटॉन एक साथ रह रहे हैं, भैया रिपल्सन तो होगा, है ना बेटा? तो यहाँ पे शॉर्ट रेंज फोर्सेस काम करेगी, ये करेंगे। फिर बच्चों मास डिफेक्ट पढ़ेंगे, थोड़ा सा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पढ़ेंगे। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसका ज्यादा होगा, वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा।
अब कौन सा ज्यादा न्यूक्लियस स्टेबल होगा, आयरन ज्यादा स्टेबल होगा, वो डिस्कस करेंगे। फिर बेटा एक फिजन, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है। फ्यूजन तो ऐसे भी आप में नहीं आएगा क्योंकि फ्यूजन में कुछ है नहीं आपके पढ़ने लायक, दो लाइट को मिला के एक बनेगा तो वो थोड़ा सा है। अब तो इस चैप्टर में क्या करेंगे बेटा, ये चैप्टर मोस्ट 40 से 45 मिनट में कंप्लीट कर देते हैं हम, क्योंकि इस टाइम की जो बात है। अब बच्चा मेरे ड्रॉपर वाले नीट वाले बच्चों देख लो, जो जो जिनका जो आज एग्जाम दे के आएंगे बेटा JEE के, वो काफी बच्चे जब आपने देखा होगा तो कई सारे क्वेश्चंस मेरे बताए हुए आए होंगे। ठीक है, जो भी बच्चे अगर आज दे के आए होंगे या जो भी इन्होंने दिया होगा, जो इसको पूरा कवर किया होगा, मैंने फर्स्ट डे ही कहा था कि ये जो रास्ता है ये नीट और JEE को जाके होता है, ये वहीं जाके पहुंचेगा। बस इस बैच का नाम हमने CBSE रखा है, बोर्ड्स एग्जाम रखा है, बट इसमें पढ़ा हम सब कुछ रहे हैं। हाँ, जो CBSE के सिलेबस में नहीं है वो हमने नहीं पढ़ाया। जैसे सेमीकंडक्टर में बच्चा हमने ट्रांजिस्टर नहीं पढ़ाया, तो वो अलग से पढ़ा देंगे। एक बच्चे का कमेंट था लॉजिक गेट्स के लिए, बेटा वो भी पढ़ा देंगे। अभी क्या है, थोड़े दिन बाद बेटा हम 4 मई के नीट के लिए भी एक बैच पे लॉन्च करेंगे, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो बच्चों अब क्या है कि हम न्यूक्लियाई को स्टार्ट करेंगे, तो समझना है कि न्यूक्लियाई क्यों। आपके बच्चे बोलेगा सर इसके बाद आप कौन सा चैप्टर स्टार्ट करोगे, बेटा नेक्स्ट प्लान क्या है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा। अभी चलते हैं बेटे, ये आपके सामने उन्होंने कुछ लिखा हुआ है ना, और मैं एक ऐसा और लिख देता हूं। ठीक है बेटा, इसमें जो नाम है, इसमें जो ये लिखा हुआ है ना बच्चों, ये बच्चा ये एलिमेंट का नाम है ना। ये तो बच्चों एलिमेंट है ना, चाहे ये Na की बात करे या कैल्शियम की बात करे Ca। और बेटा ऐसा होता है XZA, तो बच्चों जो Z होता है वो डिनोट होता है एटॉमिक नंबर से, जो Z डिपेंड होता है वो एटॉमिक नंबर से लिखा हुआ है, और जो A होता है बच्चों वो होता है मास नंबर से। अब सर एटॉमिक मास में और मास नंबर में क्या डिफरेंस है सर, AMU कब होगा, यूनिफाइड मास कब होगा सर, ग्राफ में कब करेंगे। बच्चों ये तो आपकी केमिस्ट्री के मास्टर आपको पढ़ा चुके होंगे, ये तो बहुत बेसिक है, सम बेसिस कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें पढ़ाया होगा कि Na क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है ना। उसमें AMU क्यों लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट क्यों होता है, तो वो सब चीजें तो मैं इसमें ज्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो इसमें आएगा थोड़ा बहुत। तो बेटा Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर और A का मतलब होता है मास नंबर। ठीक है, आप इसको देखते चलेंगे। और जो X होता है वो होता है एलिमेंट। तो जब आपको एटॉमिक नंबर देके और एटॉमिक मास देके या मास नंबर देके आपसे X पूछ लेगा कि कौन सा एलिमेंट है, तो बेटा आप वहां बिलबिलाए नहीं, कतई भी नहीं बिलबिलाए कि भैया ये तो क्या पूछ लिया, है कि नहीं। क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन में आपसे वो कर देगा, कह देगा कि यूरेनियम है 92 235, कह देगा इसमें एक न्यूट्रॉन फेंक के मारा, अब बताओ ये ब्रेकडाउन होगा, तो ब्रेकडाउन में एक तो आपको दे देगा थोरियम, तो थोरियम का तो नीचे लिख देगा ऊपर, फिर दे देगा क्रिप्टन, और कहेगा भैया इसका कितना होगा, ये कहेगा भरने के लिए, तो फिर आप रोने बैठ जाओगे। या थोरियम दे देगा, क्रिप्टन दे के वैल्यू दे देगा, फिर कहेगा बताओ ये क्या है, तो आप रोने लग जाओगे। रोना नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करोगे बेटा सब कंप्लीट होगा। ठीक है, यहाँ मास नंबर है। अब सबको पता है कि ये क्या होता है, इसके अंदर मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बेटा यहीं से एटॉमिक मास यूनिट AMU बनता है। अगर आपने सम बेसिस कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री को ढंग से पढ़ा है तो आपको समझ आया होगा। मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। अभी जो 24 है या 23 है, एक्चुअली में क्या है, ये समेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है बच्चों, ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है बच्चों, इस बात का आप खास ख्याल रखेंगे। तो सर 23 में कितना प्रोटॉन कितना न्यूट्रॉन, सर 24 में कितना प्रोटॉन कितना न्यूट्रॉन, है कि नहीं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं बेटा, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है बच्चों।
तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो सर हमको तो बेसिक बेसिक बात अगर आप बता दो तो हमको समझ में आ जाएगा कि अगर 11 एटॉमिक नंबर है सोडियम का तो सोडियम में 11 ही प्रोटॉन होगा। मैंने कहा हाँ जी। लेकिन ये जो ए है, ए जो है यानी कि मास नंबर, सर ये तो समेशन ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है ना ए। तो सर ए तो इसमें 23 दिया हुआ है। मैंने कहा हाँ बच्चों। अब सर प्रोटॉन तो आपने बताया जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो 11 है, तो अगर 11 प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन कितना होगा? आप इस 11 को उधर लेके जाओगे तो न्यूट्रॉन हो जाएगा 23 माइनस 11। तो बेटा आपको न्यूट्रॉन आ जाएगा 12। यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे बताएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बच्चों ऐसे बताएंगे कि अगर मान लो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो आप क्या करोगे बच्चों? ए यानी कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। आप डायरेक्ट ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो। ए क्या है आपका? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो बेटा वो क्या देगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देगा। और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। ये बेसिक बात है ना। सो लिखा है एटॉमिक नंबर टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एटॉमिक नंबर लिखा है ना, ये बताता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। ठीक है, ये फॉर्मूला बेटा आप ध्यान रखना, है ना। मैं यहाँ एक स्टार बना देता हूँ, है ना। आप जैसा स्टार तो नहीं बना सकता, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कोशिश कर लेता हूँ स्टार बनाने का। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब बच्चों कुछ बेसिक बातें यहाँ दिया हुआ है कि आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार्स क्या होता है और आइसोटोन्स क्या होता है। अब क्लास 9th आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि आइसोटोप्स में क्या होता है। अगर मैंने कहा कि देयर इज एक्स, जेड और ए, है ना बच्चों, एक्स जेड और ए, तो कहते हैं अगर मान लो एक्स की जगह अगर ये वाई आ जाए, है नहीं बच्चों, और यहाँ कुछ और आ जाए, जैसे मान लो कि ये Z1 है और ये A1 है और यहाँ मैं Z2 A2 ले लूं, और अगर ये सेम एलिमेंट है इसको भी एक्स कर दो। हर जगह एक्स ही एक्स है। हाँ बेटा जिंदगी में एक्स ही एक्स है, क्या करें। देखो ध्यान से, तो अगर मैं कहूं कि जिनका ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। सर अगर हम तो ऐसे याद कर ले कि आइसोटोप्स, भैया टोप्स का मतलब अगर हम ऐसे याद करें तो बेटा आपका पूरा डेफिनेशन ही गलत हो जाएगा। देखिए, एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, यानी कि Z1 इक्वल्स टू Z2 होना चाहिए। यानी कि जो मास नंबर है ये अब अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। हाँ, तो आइसोटोप्स क्या होता है, हालांकि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ बट फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। Since isotopes have the same atomic number, then symbol is always same. Obvious सी बात है। 1H1, 1H2, 1H3, 17 Cl37, 17 Cl35, क्लोरीन की बात कर रहा है। और भी कहानी होती है। तो जब जब नीचे वाले सेम होते हैं यानी कि एटॉमिक नंबर सेम होता है तो आइसोटोप्स कहलाता है बच्चों, है ना। और जब ऊपर वाला सेम होता है तो आइसोबार्स कहलाता है, यानी कि जब मास नंबर सेम होगा तो बच्चों वो आइसोबार्स कहलाएगा, और जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा वो आइसोटोन्स कहलाएगा। ये बार बार पढ़ा के फायदा नहीं है, फिर भी लिखवा देता हूं। एलिमेंट्स विच हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सिंस दीज एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सिंबल विल बी डिफरेंट। 1s3 और 2s3, ठीक है। देखो ना 1s3 होता है ना, तो इस हिसाब से, और हीलियम है 2He4 भी होता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने भाई। अब आइसोटोन्स क्या है? दोज एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, पहले डिस्कस कर चुके हैं आइसोटोन्स। आइसो मतलब सेम होता है। नाइदर द एटॉमिक नंबर इज सेम नॉट द मास नंबर इज सेम बट देयर डिफरेंस इज सेम। देखो 198 माइनस 80 करके देख लेते हैं ना। 198 माइनस 80 क्या उतना ही है जितना
197 माइनस 79, हाँ ना भाई, इसमें एक माइनस कर दिया है नहीं 97 के लिए, और इसमें क्या करा 97 करने के लिए इसको भी -1 कर दो। नहीं, देखो ना 179 माइनस का 79, तो बेटा ये हो जाएगा ना 197 माइनस 79, तो सेम ही माइनस करा ना, इधर से भी एक इधर से भी एक, तो दोनों की वैल्यू सेम ही तो आएगी। LHS इक्वल टू RHS। नहीं करना तो करके देख लो, एक ही बात है। ठीक है, तो बेटा आइसोटोन्स, आइसोबार्स और आइसोटोप्स, हालांकि मुझे पढ़ाना नहीं चाहिए था, ये बड़ा काम का है। एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज मास नंबर, बेटा एटॉमिक वेट की बात कह रहा है या एवरेज मास नंबर की बात कर रहा है? बेटा इस पे एक हो सकता है कि न्यूमेरिकल आ जाए। बेटा आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज को आप देखोगे या एग्जाम्पल को देखोगे तो इसमें एक सवाल मिलेगा। हालांकि घबराने की बात नहीं है, मैं डुअल नेचर एटम न्यूक्लियाई मतलब पूरी मॉडर्न फिजिक्स की बात करूं तो मॉडर्न फिजिक्स का पूरा एक न्यूमेरिकल का एक स्पेशल टाइम दूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल्स कर करके मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मैंने जो लेक्चर लिया है उसमें भी न्यूमेरिकल्स बताए हैं, बट बेटा क्योंकि जो वादा किया था कि पूरी एनसीईआरटी कराऊंगा वो नहीं किया है, तो इन तीनों चैप्टर को एक साथ लपेटेंगे अपन, है कि नहीं, एक साथ तीनों को। तो बेटा एवरेज एटॉमिक मास, अब बेटे इसमें करना क्या है ये भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। हालांकि जो पूरा चैप्टर है ये कॉमन है, जो रेडियो एक्टिव है वही आपके सिलेबस में नहीं है, उसी में थोड़ा मजा था, बट कोई बात नहीं। बट जेडब्ल्यू वालों में एवरेज लाइफ है, जो जेई बच्चे दे रहे हैं उनमें एवरेज लाइफ है। मैं ये भी कभी और डिस्कस करूंगा जब नीट में पढ़ाऊंगा, नीट वाले में भी शायद होगा, एक बार चेक कर लेंगे। तो हमने यहाँ क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लिया है, क्लोरीन का। तो बेटा जो आइसोटोप्स है उसका पहला तो लेंगे 25% और दूसरा लेंगे 75%, यानी कि जो पहले लिखा जाएगा ये उसका लेंगे हम 25% और जो बाद में लिखा है उसका लेंगे हम 75%। ये भेदभाव क्यों बेटे? ये तो नेचर नहीं बनाया है ना भेदभाव, अभी हमने थोड़ी करा है। किसी की हाइट लंबी किसी की हाइट छोटी है, नहीं कोई गोरा कोई काला, तो इसमें तो अपन कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ जो है उसको पढ़ सकते हैं कि क्यों है क्या है कैसे है। तो जो बताया गया मैं आपको वही बताऊंगा। सो इन नेचर क्लोरीन इज फाउंड इन टू आइसोटोप्स, दो फॉर्म में होता है, 17Cl37, 17Cl35। अब बच्चों देख के बताओ ये आइसोटोप्स है या आइसोबार्स है? तो बच्चा मेरा कहेगा सर एटॉमिक नंबर सेम है, तो सर ये तो आइसोटोप हुआ। मैंने कहा वेरी गुड बच्चा, तू तो होशियार बच्चा है भाई, यही चीज तो फील करना है ना बच्चों। अब क्या ही रहा है एवरेज एटॉमिक मास, तो पहले वाले का 25% प्लस दूसरे वाले का 75%, अब दोनों मिला के तो 100% ही होगा, तो उसको डिवाइड बाई 100 कर दो। अब जो मास दिया है उसका 25% प्लस दूसरे का 75%, और जब रख के कैलकुलेट करोगे यानी कि 17Cl35.5 जो इसका एक्चुअली में मास नंबर आता है या एटॉमिक मास आता है, वो बेसिकली एवरेज एटॉमिक मास होता है दो आइसोटोप्स का। हाँ बच्चों, हाँ ये ऐसा ही होता है, बट क्योंकि ये सीरीज ही ऐसी है तो यहाँ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट में बस ये इतना है कि बस आप सॉल्व करना सीख जाओ। अब सॉल्व कैसे करते हैं बेटा? अब यार 37% निकालना सिखा, मुझे अगर सिखाना पड़े और बेटा आपको 35 का 25% निकालना पड़े, तो बेटा ये तो बड़ी शर्म की बात है। ठीक है, अब अगर मैं लिखूं कि 37 इंटू 25/100 तो 25% प्लस 35 इंटू 75/100 और डिवाइड बाई 100। अब अगर इसे भी सॉल्व ना कर पाओ तो बेटा फिर मैं क्या करूं? फिर तो मतलब ही नहीं बनता ना आपको पढ़ाने का। भाई इसे तो एटलीस्ट आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये हो जाएगा सीधा 1/4, नहीं
इससे अब सीधा कर लो 1/4, सीधा 4 से डिवाइड कर दो, प्लस ये हो जाएगा कितना 3/4, तो आप करोगे यहाँ 37/4 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9 यानी कि 105/4। तो आप एलसीएम ले लोगे बेटा, और यहाँ तो 100 है ही, 4 4 वैसे ही कॉमन आ जाएगा बच्चों, थोड़ी बुद्धि लगाओगे अपने आप समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 105 और 37, 142/4 फिर 100। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो एवरेज एटॉमिक मास आपका इस तरीके से बच्चों आ जाएगा, और आपने इसे सॉल्व कर लेना है। अब आपको कोई भी कहेगा कि इसमें निकालना है तो याद रखना पहले वाले का 25% लेना, दूसरे का 75% डिवाइड बाई 100 कर देना, है ना। इसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे बेटा वो तो एक सीरीज मैंने बताई थी ना आपको, तीनों के साथ लेके रहेंगे तो उसमें लेके कर देंगे एक क्वेश्चन। अगला है साइज ऑफ द न्यूक्लियस। अच्छा, आगे न्यूक्लियस पे बेटा, पहला पहला तो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, ये सवाल पूछ ले अगर, तो बता देना जी रदरफोर्ड थे। अगर पूछ ले कौन से एक्सपेरिमेंट से किया था, तो बता देना रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जो किया था, या इसको जीजन मार्सन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। क्लियर है। अब ये न्यूक्लियस का साइज पूछ रहे हैं बाबू, और आपको मैंने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी सिखाया था कि ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस का जो रेडियस है, न्यूक्लियस के रेडियस से हमेशा बड़ा होगा कौन बेटा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमेशा ग्रेटर होगा, क्योंकि इसके बराबर हुआ तो यहां जाकर टकरा जाएगा। तो ये बेसिक बातें याद रखेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से। लास्ट ईयर भी बेटा 2024 में जेई का क्वेश्चन आया हुआ है, जेई में डबल क्वेश्चन, जेई में क्वेश्चन है बेटा, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी हुई है, जाके आप चेक करें, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी हुई है, और मैं बता बता के थक गया हूं, आप बस इसको ध्यान से देखिए अपने आप हो जाएगा। ठीक है। सो अब आप देखेंगे साइज ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस बनाइए, ठीक है, न्यूक्लियस बनाइए, और फिर न्यूक्लियस का साइज देखना है कि साइज कितना है। भैया सर हमने रेडियस निकाला तो था, अरे मूर्खो, हमने जो रेडियस निकाला था वो रेडियस निकाला था न्यूक्लियस के बाहर, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का, ये वाला निकाला था। ऐसा और था तो दूसरे का निकाला था। हम जो कह रहे हैं जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है उसका रेडियस, क्योंकि उसका रेडियस निकालेंगे तो ही तो इसे शॉर्ट रेंज फोर्स कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स को। तो शॉर्ट रेंज फोर्स बताने के लिए आपको डिस्टेंस भी तो निकालना पड़ेगा। अरे गुरु जी वो कैसे निकालेंगे, ले देख अभी कैसे निकालेंगे। बहुत आसान है, डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, जब मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल समझाऊंगा हर चीज, जो समझाने योग्य है वो समझा सकते हैं ना बच्चा। अब तुम क्या कर रहे हो, अब अगर तुम्हें सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हो, इवेल्युएट नहीं कर पा रहे हो चीजों को, तो थोड़ा सा टाइम तो फिर आपको देखना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, इसको देखना नहीं होगा, अगर ये भी नहीं आया तो फिर आप मुझसे कहना, फिर क्या करेंगे, फिर तो करना ही पड़ेगा। पूरा साल आप गायब रहोगे बेटा, है ना, पूरे साल आप पढ़ोगे नहीं, लास्ट में जितना हो सकता है उतना यही करा सकते हैं अपन रिवाइज, है ना। पूरे साल का सिलेबस बेटा एक महीने में करा रहे हैं, थोड़ा तो हमें भी देखो आप। देखिए अब न्यूक्लियस का साइज देखिए आप, और एक बात सोचिए न्यूक्लियस का साइज देखते ही, कि जो ये न्यूक्लियस है, ये ये पहले तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम बताइए आप, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr³ दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। अगर मान लो ये न्यूक्लियस है, तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, 4/3 πr³। बच्चों इसका मास भी कुछ ना कुछ होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस, ऐसे बच्चों होगा डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो बेटा ये कुछ भी निकलवा सकते हैं आपसे, कुछ भी निकलवा सकते हैं। तो सर फिर क्या करें, सर कैसे पढ़ें। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुमको दिया कि ये 50 ब्रिक्स हैं, यानी कि 50 ईंट है,
और मैंने आपको एक छोटा सा झोला दे दिया, तो आप क्या कहोगे सर छोटे से झोले में ये 50 ईंट तो नहीं आएगा। मैंने कहा अच्छा भाई, मैंने कैसे पता? कह रहा सर आपको देख के नहीं लग रहा कि 50 ईंट है, यानी कि क्वांटिटी ज्यादा है। मैंने कहा हाँ यार, बात तो समझ आई। सर आपने जो थैला दिया है इसमें 1 किलो या 2 किलो दाल आ जाएगी। सर दाल आ सकती है सर, 50 ईंट नहीं आ सकती। मैंने कहा अच्छा, मैंने कैसे पता तुझे? कह रहा सर अनुमान तो लगा सकता है आदमी। मैंने कहा हाँ यार। अब कहा सर एक न्यूक्लियस का वॉल्यूम, सर आप बताओ ना न्यूक्लियस के अंदर होता कौन है? मैंने कहा तू बताना। तो तुमने कहा कि सर या तो न्यूट्रॉन होगा या तो प्रोटॉन होगा। मैंने कहा सर अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ज्यादा होगा सर, यानी कि मास नंबर, यानी कि मास नंबर होता है ना न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। मैंने कहा हाँ। तो सर अगर ये ज्यादा होगा सर, तो सर इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी कि इसका साइज बढ़ेगा न्यूक्लियस का। मैंने कहा हाँ यार बढ़ेगा। अब भाई जब जब 50 ईंट छोटे से झोले में नहीं आएगा, तो सर अगर मान लो कि किसी का ज्यादा एटॉमिक मास है या ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, तो सर वो थोड़े से वॉल्यूम में तो नहीं आएगा। मैंने कहा यार समझदारी वाली बात तो कह रहा है। तो तुमको कुछ जो वॉल्यूम है इसका, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर मास नंबर नहीं होगा। जैसे मास नंबर बढ़ जाएगा तो सर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मैंने कहा बात तो तूने एक नंबर कही यार, बात में दिक्कत तो नहीं है। और ये ए, इस कैपिटल ए से एरिया को डिनोट नहीं करेगा। नहीं मार बहुत खाओगे तुम लोग। अब सर वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आपने इधर लिखा हुआ है। मैंने कहा लिख ना। तो सर 4/3 पाई आर क्यूब, अगर सर इसको मैं लिख दूं कि दैट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ए। और सर हमने आपने जो हमसे पूछा है वो तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस पूछा है ना, यानी कि न्यूक्लियस का रेडियस पूछा है सर आपने, रेडियस। मैंने कहा तो सर रेडियस तो वही जो वॉल्यूम में इस्तेमाल किया है। मैंने कहा तो सर 4 भी कांस्टेंट है। मैंने कहा 3 भी कांस्टेंट है। मैंने कहा पाई भी कांस्टेंट है। मैंने कहा तो सर क्या मैं डायरेक्टली ये कह दूं कि आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए? अब ए क्या है? मास नंबर। मैंने कह देना यार, क्या दिक्कत है? कह दे कोई दिक्कत नहीं है। अब सर इस 3 को मैं उधर ले जाऊं तो सर ये तो बच्चा बच्चा जानता है, गणित में पढ़ा है कि ये 1/3 हो जाएगा। मैंने कहा अगर तू जानता है तो यही चीज तो आसान है। तो यानी कि जो रेडियस है ये सर जो मास नंबर है उसके 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैंने कहा हाँ। तो सर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो सर ये तो सदियों का रिवाज है कि कोई कांस्टेंट आएगा। मैंने कहा आएगा। सर क्या कांस्टेंट है यहाँ पे? मैंने कहा आर नॉट है। ले यहाँ पे आर नॉट दे दिया और ए की पावर 1/3। बेटा दैट इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस या साइज ऑफ द न्यूक्लियस। यहां पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, यहां थोड़ा मैंने आपको और समझाने की कोशिश की हुई है। अब सर ये आर नॉट जो कांस्टेंट वैल्यू आती है सर, इसकी वैल्यू सर हमेशा आपको बताया ही जाता है। हाँ यहाँ भी बता रहे ना, आर नॉट इक्वल्स टू 1.2 10⁻⁻15 मीटर। अब एक समझदार कह रहा है सर 10⁻⁻15 मीटर होता है ना सर, तो उसको फर्मी बोल देते हैं। मैंने कहा क्या बोल देते हैं? कह रहा सर फर्मी बोल देते हैं। मैंने कहा तो क्या बोल दूं उसको? उसने कहा सर 1.2 फर्मी बोल दो ना। मैंने कहा बड़ा होशियार है भाई। तो रेडियस यानी कि आर नॉट जो है सर वो फर्मी में दिया हुआ है। तो सर रेडियस जो होगा न्यूक्लियस का वो भी फर्मी में ही आएगा। मैंने कहा हाँ भाई, या तो 10⁻⁻15 मीटर में आएगा या तो फर्मी में आएगा। अच्छा, मैंने कहा जी। सर अगर मान लो कि मुझे रेडियस निकालना है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस का रेडियस निकालना है, तो सर मुझे उसका मास नंबर पता होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल, तुझे बिल्कुल पता होना चाहिए। सर अगर हाइड्रोजन का निकालना हो तो, क्योंकि हाइड्रोजन का एक ही होता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भी एक ही होता है, तो थोड़ा क्या होगा अपन लिए आसान हो जाएगा। तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ए क्या है? 1 ही है। ए क्या 1 ही है ना, तो आसान तो है। तो क्या हो जाएगा? आर नॉट 1/3 हो जाएगा। अच्छा। और सर अगर मान लो कि मुझे सोडियम का निकालना हो तो कुछ नहीं, आर नॉट की वैल्यू पता ही है। और ए कितना होता है? 23 का 1/3 कर दियो। देख ठीक है। अब ये भी कर लोगे, ये भी कराना ही पड़ेगा मुझे। अरे भाई अगर x का पावर 1/2 है तो इससे रूट एक्स लिखते हो ना, तो ये तो स्क्वायर रूट हो गया। तो अगर x की पावर 1/3 है तो क्यूब रूट निकालना तो आता है ना आपको।
कि क्यूब रूट निकालना भी सिखाया आपको टीचर? ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये सॉल्व होगा। हालांकि इस पे जो सवाल लगा उसमें मैं लेके करा दूंगा जो मैंने बताया आपको। तो ये चीज थोड़ा आप देख के चलेंगे, है ना, ये आपको मैंने कराया है। याद रखेंगे बेटा, जो वॉल्यूम ऑफ द साइज होता है न्यूक्लियस का, वो डिपेंड करता है मास नंबर पे, इसलिए रेडियस भी उस पर डिपेंड करता है। अब आपके लिए नया रिसर्च क्या ले आया गया? नया रिसर्च ले आया गया डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। और इसने पूछ ही लिया हमसे डेंसिटी, मैंने बताया था ना, मास, डेंसिटी और वॉल्यूम। तो डेंसिटी का फॉर्मूला तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम कि मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन चक्कर ये है कि मास किसका पूछा है? न्यूक्लियस का। अब अगर न्यूक्लियस के मास की बात करने जाऊं तो न्यूक्लियस के अंदर रहता कौन है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। तो भाई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास होता है वो तो मास नंबर होता है। मैंने कहा हाँ। तो वो मास नंबर तो ए होता है। मैंने कहा बिल्कुल। अब न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का मास कितना होता है? एक्चुअली में इसे कहते हैं मास ऑफ न्यूक्लियन। उसे कहते हैं मास ऑफ न्यूक्लियन। और उसका वैल्यू एम नॉट ले लिया जाता है बच्चों। उसका वैल्यू क्या लेता है? एम नॉट लिया जाता है, मास ऑफ न्यूक्लियन। यानी कि न्यूट्रॉन का मास भी मास ऑफ न्यूक्लियन हो गया एम नॉट, और प्रोटॉन का मास भी मास ऑफ न्यूक्लियन हो जाएगा, यानी कि एम नॉट हो जाएगा। और थोड़ा बहुत का ही फर्क होता है। अगर आप आपको याद हो मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू, मास ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू, तो थोड़ा बहुत का डिफरेंस आता है। 1.6 समथिंग करके 10⁻27 kg होता है, और -24 ग्राम होता है। अभी जो एमयू में कन्वर्ट करोगे वो भी उसी तरीके से होगा। और 1.6 दोनों में होता है, प्रोटोन न्यूट्रॉन में 0.67 कुछ करके होता है, 1643 कुछ करके होता है। तो थोड़ा बहुत का डिफरेंस होता है बच्चों, इसीलिए इसको मास ऑफ न्यूक्लियन मान लिया गया। सुनना, अब यहीं से सारी कहानी क्या होगी, शुरू होगी। तो अगर एक न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का मास आपने एम नॉट माना है, और टोटल इसमें ए जो है वो, ए मतलब, ए का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास एम नॉट है, तो ऐसे कितने होंगे? तो जो टोटल मास निकालोगे, थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे होगे, समझ में आ गया होगा, ए एम नॉट। सर समझ में नहीं आया? देख तेरी भाषा में बात करता हूं। इसमें 10 ईंट रखी हुई थी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हो सकता है 11 हो, पर 10 मान के चल। अब इसे कौन ऐड करेगा? ठीक है, 3 तो ये रहा, 3 6, 2 8, 2 10। मैंने कहा था ना, 1 11 गलत हो गया ये। तो अगर मान ले कि 10 ईंट है, तो पहले तुझे पता होना चाहिए कि ईंट कितनी है, 10। अब मैंने कहा एक ईंट का वजन 100 ग्राम है। 10 ईंट है और एक ईंट का वजन 100 ग्राम है। तो तू इससे मल्टीप्लाई तो करेगा टोटल मास के लिए कि 10 का कितना होगा। तो सोचना, एक न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का भी मास एम नॉट ही है, प्रोटॉन का भी एम नॉट ही है। तो जो ए है तेरा, वो तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जितना होगा उसको एम नॉट से मल्टीप्लाई कर देगा तो टोटल मास आ जाएगा। अभी आया। अब वॉल्यूम तुझे पता ही है, अभी मैंने थोड़े पे लिखवाया, 4/3 πr³ तो जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, अच्छा देख, टोटल मास इन्होंने एम नॉट ए लिया हुआ है, मास ऑफ न्यूक्लियन को इन्होंने एम नॉट माना हुआ है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ये तो टोटल मास हो गया, और ये वॉल्यूम 4/3 πr³। अब तूने अभी अभी जस्ट पढ़ा है कि आर जो होता है वो r0 a 1/3। सारा खेल तो ए का ही है। साला मास भी ए पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस भी डिपेंड कर रहा है, यानी कि वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं यार? तो अब यहाँ आर क्यू बोले क्या लिखा, देख यहाँ पे r0 a⁻⁴ इन्होंने ऑलरेडी लिख लिया है। और जब सॉल्व करेगा बच्चा, तो ये जो अगर मैं लिखूं कि r0 a⁻⁴ का अगर मैं 3 कर दूं, तो 3 से 3 तो कट जाएगा भाई। क्यूब रूट से अगर उसका पावर 3 कर दूं तो कट जाएगा ना। तो ये क्या आ जाएगा, सीधा आ जाएगा r0 a आ जाएगा। तो देख ये पूरा क्या होगा, ये आ गया तेरा m0 a अपॉन
4/3 पाई। अब एक्चुअली में R0 इंटू ए आ जाएगा। अब 3 क्योंकि ऊपर चला जाएगा, तो देख इन्होंने सही लिखा है 3a m0/4 पाई R0 इंटू ए। अब ए क्या है, मास नंबर है, तो ए से ए क्या होगा, देख बेटा यहां से ए से ए क्या होगा, कट जाएगा और ऊपर बचेगा 3m0/4 पाई R0 क्यूब। अब देख एक साला m0 भी कांस्टेंट ही है, 3 भी कांस्टेंट ही है, 4 भी कांस्टेंट ही है, पाई भी कांस्टेंट ही है, और साला R0 भी कांस्टेंट ही निकला, तो R0 का क्यूब भी कांस्टेंट ही होगा। तो यानी कि जो न्यूक्लियस का डेंसिटी है वो तो हमेशा कांस्टेंट ही है भाई। अब तू ए को बढ़ा दे, घटा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस हर एलिमेंट का सेम है, सारे एलिमेंट का जो है वो सेम है। ओ भाई ये क्या बात हो गई, ये चीज तो बहुत तकड़ी हो गई। देख अब यानी कि जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस है ये तो कांस्टेंट हो गई, यानी कि सर एल्युमिनियम, आयरन, गोल्ड, मतलब सबका जो न्यूक्लियस है ना, उन सबका न्यूक्लियस का एक चीज तो फिक्स है, यानी कि डेंसिटी। और भैया अब डेंसिटी फिक्स है तो क्या वॉल्यूम भी फिक्स होगा? हाँ, अभी बताया था, वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास नंबर के, मास नंबर बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा। और मास, भाई मास भी तो डिपेंड करता है ए पे। अच्छा मैंने कहा जी। अब एम नॉट की वैल्यू इतनी देखो ना 1.67, अरे सही बताता तुम्हारा भाई, 127 kg ये। दूसरा आर नॉट इतना है, अभी निकाला, और रख के पूरा के सॉल्व करोगे ना बेटा, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.144, तो ये डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस आ जाएगा 2.3 10^17 kg/m³ और बेटा ये वैल्यू थोड़ा ध्यान रखना, क्या पता आपसे 1 मार्क्स में पूछ ले डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस और वैल्यू दे दे। और लिखा है ऑल एलिमेंट बी इट हाइड्रोजन, आयरन और एनी अदर विल हैव द सेम डेंसिटी ऑफ देयर न्यूक्लियस। अब जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, हैं, अब देख, तेरे को डेंसिटी मालूम, कोई मास पूछेगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर, पूछे मास कितना, तो तू बोलेगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब तेरे को आर दिया है ना, कैसे, R0 a⁻1/3 दिया है ना, पुट करना है इसमें, तो मास कितना आ जाएगा, सॉरी बेटा, तो यहाँ पे मास कितना आ जाएगा, डेंसिटी ये फिक्स है 2.3 10^17 kg/m³, और जो वॉल्यूम है वो 4/3 पाई R³ और आर कितना है, R0 a⁻1/3 का क्यूब, तो ऐसे कट जाएगा। तो जो अब यहाँ मास आ जाएगा वो आ जाएगा 2.3 10^17 × 4/3 पाई, अब फिर आ जाएगा बेटा R0 a। तो बेटा अब ए अगर बढ़ा, क्योंकि अब देख यहाँ भी बेटा सेम सवाल है ना, देख ये पूरा कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट, R0 कांस्टेंट। तो मैं तो बहुत देर से कह रहा हूं कि मास दैट इक्वल टू ए है ना, ऐसा है, वॉल्यूम भी है, तो अगर मास पूछे तो मास निकालना है, वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम निकालना है कि नहीं। अब अगर हाइड्रोजन पूछेगा तो इसको 1 कर दे और इसको रख के मल्टीप्लाई कर दे तो मास आ जाएगा। सिमिलरली वॉल्यूम पे निकाल सकते हो, कैसे, इसको डिवाइड कर दो मास निकाल के, तो आसान है, बट इन चक्रों में नहीं पड़ना। अगला सवाल आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉमन सवाल, जो हर बच्चे के दिमाग में आना चाहिए और आता भी है, कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है, ठीक है भाई, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, ठीक है भाई, तो प्रोटॉन प्रोटॉन भी तो रिपेल करेगा, मैंने कहा करेगा, तो साला एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है बहुत सारा और वो आपस में रिपेल क्यों नहीं कर रहा, और रिपेल कर रहा है तो ये एटम स्टेबल क्यों है, एटम क्यों स्टेबल है, जिस घर में डेली कलेश होगा उस घर में स्टेबिलिटी कैसे आएगी, पड़ोसी कान ला के सुनेंगे ना भाई। अभी समझ आया नहीं आया, पर न्यूक्लियस के जो अंदर है वो लड़ ही नहीं रहे आपस में, समझ रहे हो, मतलब पड़ोसी कुछ मिल ही नहीं रहा, कैसा है न्यूक्लियस, स्टेबल है। अब स्टेबल न्यूक्लियस न्यूक्लियस कैसा है,
भाई पड़ोसी जानने की कोशिश करेंगे ना, साला इस घर में लड़ाई तो होती नहीं है, क्यों लड़ाई नहीं होती? जानकारी रखो भाई, लड़ाई क्यों नहीं हो रही? तो जानकारी कैसे रखते हैं? रिसर्च करते हैं ना। आओ दोस्ती बढ़ाते हैं थोड़ा, किससे? न्यूक्लियस से। अब आपको पता है, ये कहेगा कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगता है बेटा? जब कोई दो पार्टिकल, जब दो कोई प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन है, दो पार्टिकल बहुत पास में हो, यानी कि बहुत स्मॉल डिस्टेंस के आसपास हो, है ना, वहीं झगड़ा नहीं होता। झगड़ा होता भी है तो पता नहीं चलता, यानी कि स्टेबिलिटी बढ़िया है। इसी को तो कहते हैं कि स्टेबल। तो द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, हाँ पता है हमको। दीज पार्टिकल्स डू नॉट हैव एनी अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है पता है। बिटवीन देम रेदर देन प्रोटोन रिपेल इच अदर, हाँ ठीक है। वाई डोंट दे ब्रेक, हाँ वही सवाल तो मैंने पूछा है, रिपल्सन होता है भाई। तो अब इन्होंने लिख दिया है ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्सेस, और यही तो रिसर्च है। बस केमिस्ट्री में यह एक्सेप्शन है, यहाँ पे जो है वो रीजन है। मिलेगा आपको कारण कि भैया हाँ ठीक है। सो व्हेन टू पार्टिकल्स कम, बुलाए गए, वेरी क्लोज टू ईच अदर, हाँ ठीक है, अ न्यू टाइप ऑफ फोर्स डेवलप्स। डेवलप्स मतलब किसने कर दिया? नहीं, नेचुरल है बेटा, ये ऐसा होता ही है। बिटवीन देम विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फोर्स। और सारी कहानी इसी की है। जैसे इसका पता चला, जापान जो है बच्चों बर्बाद हो गया, सिर्फ इसकी वजह से, न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। क्योंकि यहीं से न्यूक्लियर रिएक्टर, यहीं से न्यूक्लियर बॉम्ब, और यहीं से दुनिया परेशान। अब आप सोच रहे हो कि यार न्यूक्लियर फोर्स नया नया आया है, बेटा ये तो नेचर में प्रेजेंट है। अब आपने तो प्रोटॉन के केस में देखा, देखने वाले की नजर है प्रोटॉन प्रोटॉन में देखा कि प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्सन है तो ये दूर नहीं जाता। अब है क्योंकि एक्चुअली बहुत पास पास में है, यानी कि न्यूक्लियर फोर्स अगर आज है तो पहले भी हुआ करता होगा। नहीं, अगर आज आपको एप्पल खाने को मिलता है तो पहले भी होगा। तो जैसे कि आज 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 कहते हैं कि आज जिस तरह से बताया जाता है कि न्यूक्लियर वेपन बड़ा खतरनाक है, न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा जनरेट होता है, रेडियो एक्टिव होता है, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर होता है। तो एक टाइम पे जैसे आज एप्पल है, उस जमाने में तो लोग रहते होंगे ना भाई। तो आज जैसे कि कोई कहता है कि न्यूक्लियर बम से दिक्कत है, उस जमाने में ब्रह्मास्त्र होता था, याद है? रामायण महाभारत में सुना होगा कि ब्रह्मास्त्र है, और वो हर योद्धा के पास नहीं है, किसी किसी के पास है। तो एक्चुअली सोचो ना थोड़ा कि वहां भी हो सकता है न्यूक्लियर फोर्स है, क्योंकि नेचर में जो आज प्रेजेंट है वो पहले भी था। भाई गोल्ड आज भी है और गोल्ड तब भी था, है कि नहीं? तो न्यूक्लियर फोर्स नया नहीं है, बस हाँ हम इंसानों को नया जब मिला तो हमने इस पे रिसर्च करना चालू किया, क्योंकि नेचर में प्रेजेंट है। और बेटा लॉ और डेफिनेशन में यही फर्क है, लॉ जो है वो है, वो नेचर में तब भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। हम सदियों से अपने हिसाब से डेफिनेशन बनाते आए हैं, उसको करेक्ट करते आए हैं, उसको सुधार करा है जितना करना चाहिए। ठीक है। सो न्यूक्लियर फोर्स कोई नई चीज नहीं है, दिमाग में बात डाल लो। बस ये बात समझो कि न्यूक्लियर फोर्स करता क्या है। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का मतलब, इस सृष्टि में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होता है? तो न्यूक्लियर फोर्स होता है सबसे स्ट्रॉन्ग। सबसे वीक कौन सा होता है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। वीक कब तक होता है? जब तक दोनों मास का, दोनों बॉडी का मास कम होता है। अब मैं कहूं कि अर्थ का प्लेनेट है और सन का प्लेनेट है, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। हाँ, अब जरा इन दोनों को अलग करके दिखाओ, तो आप कहोगे यार ये तो पॉसिबल नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों का मास बढ़ गया, अब दोनों के मास का प्रोडक्ट और बड़ा हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स है नेचर में, और ये कैसा है? ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ठीक है। आगे है, दिस इज द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द पार्टिकल ऑफ द न्यूक्लियस टुगेदर। अब यही है राज, पड़ोसियों को पता चल गया कि यही राज है। अब न्यूक्लियर फोर्स आर शॉर्ट रेंज फोर्स, भाई जब स्मॉल डिस्टेंस में लगता है तो शॉर्ट रेंज ही होगा। दे एक्ट ओनली व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इज स्मॉल और सैचुरेटेड फोर्स। तो एक बच्चे के दिमाग में बात आ गई कि इसका मतलब
कि ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में भी लगेगा क्या? नहीं, नहीं लगेगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्यों नहीं लगेगा भाई न्यूक्लियर फोर्स? तो याद करो, मैंने प्रोटॉन को हमेशा क्या बताया है? पॉजिटिव चार्ज बताया है। पॉजिटिव चार्ज यानी कि मेल, समझ रहे हो ना? और इलेक्ट्रॉन को मैंने हमेशा क्या बताया है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव कौन होता है? मैं लिखूंगा नहीं, समझ जाना। ऐसे कौन से सृष्टि में वो लोग हैं जिन दो लोगों को एक साथ नहीं बैठा सकते? और पास में तो बिल्कुल नहीं है, समझ रहे हो? वहां न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगा, वहां हाईली रिपल्सिव लगेगा भाई, समझ रहे हो? हाँ, वो जगह है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझदार हो, समझ जाना। तो मैंने कहा वो दो लोग देखो ना, सोचो ना कि पास में बिठाएंगे। सोचो उन मतलब सृष्टि का ऐसा नियम है कि वो दोनों कभी पास नहीं हो पाएंगे, मतलब वहां न्यूक्लियर फोर्स लग ही नहीं सकता इंसानों में, एक कंडीशन को छोड़ के, है ना? वो आजकल पाया जा रहा है। ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। या तो पूरा लड़का होना चाहिए तो पूरा लड़की होना चाहिए, है ना? ये जो आपस में वो है, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, है ना? तो ध्यान से देखो कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स कभी नहीं लगेगा, और ये पास में आने पे कभी अट्रैक्ट नहीं करेंगे, हमेशा ये रिपेल ही करेंगे बच्चों। और गुरुजी ये क्या बात बता दी भाई? ये सच्चाई है, ये यहां भी है और वहां भी है। ये तो सृष्टि का नियम है ना भाई, सृष्टि का ही नियम है। इसीलिए बेटा जब कोई, समझ रहे हो ना, वो कलेश होगा होगा, बिल्कुल होगा। चलो, हालांकि मेरा मतलब कलेश नहीं था, बस समझाने से मतलब था। जब भी आपको समझ में आ जाए, नहीं समझ में आए कि यार जो न्यूक्लियर फोर्स है वो किसके बीच में लगता है, तो दिमाग लगा लेना कि किन की नहीं बनती, है ना? कौन दो लोग सही नहीं हो सकते, समझ गए? बस, तो वहां से याद रखना, मैं नहीं बताऊंगा आपको। चलिए, सो अब किस में लगेगा ये? या तो प्रोटॉन प्रोटॉन में लगेगा, हाँ। या तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में लगेगा, हाँ। या तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में लगेगा। आप समझ रहे हो ना? हाँ, ठीक है। और कमेंट में बता देना कि वो कौन लोग है ना? मैं बस वहां वहां अगर आप सही समझे होंगे तो मैं लाइक कर दूंगा आपके कमेंट को, आप समझ जाओगे। फिर मैं समझ जाऊंगा कि तुम समझ गए, और तुम समझे कि मैं क्या समझा, तो तुम देख लेना। ठीक है। अब ये फोर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज ऑफ द पार्टिकल, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। दे एक्ट इन द सेम वे बिटवीन प्रोटोन प्रोटोन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटोन न्यूट्रॉन। इसी वजह से न्यूक्लियस क्या है बच्चों? स्टेबल है। ये ना तुम लोगों को गलत पढ़ाते हैं। असल बात तो ये है कि कोई न्यूक्लियस स्टेबल क्यों है? क्योंकि वहां क्या नहीं है? वहां नेगेटिविटी नहीं है। और नेगेटिविटी किसकी वजह से नहीं है, ये आप देख लो। नेगेटिव कौन होता है? अगर मैं पॉजिटिव को मेल बोल रहा हूं, तो नेगेटिव को आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आप वहां से देखो कि न्यूक्लियस स्टेबल क्यों है, क्योंकि ये नेगेटिव चीज एंटर नहीं कर पाया। और जिस दिन नेगेटिव चार्ज एंटर कर जाएगा, उस दिन ये जो है ना, इसकी सारी स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी। फिर पड़ोसी जान जाएंगे कि हाँ भाई अब स्टेबिलिटी भंग हो चुकी है। ठीक है, चलिए आगे है कि दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। ये तो है ही, सिंपल सी बात है, बिल्कुल है, बहुत स्ट्रांग फोर्स है। और इसी की वजह से बेटा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, अब न्यूक्लियर फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल, ठीक है। इस वाले ग्राफ को बेटा घोंटा लगा के पी जाओ, ये इतना इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था जिसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा वो लेस स्टेबल होगा। याद होगा आपको, चैप्टर फर्स्ट में ही मैंने बताया था। और जिसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा वो मोर स्टेबल होगा। आपने संतों को देखा है, साधु संतों को देखा है, उनको पैसों की चाय ही नहीं है, समझ रहे हो? वो मोर स्टेबल है। उन्हें कोई टेंशन ही नहीं है कि यार ईएमआई भरनी है, राशन लाना है, दुनियादारी क्या है, कोई टेंशन नहीं उन्हें। वो बढ़िया स्टेबल आदमी, उन्हें पता है सब चल के आएगा उनके पास। ठीक है। क्यों? पोटेंशियल एनर्जी बहुत है ही नहीं, मिनिमम है। और आप हमको देखो, तो क्या है, जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो बेटा क्या होगा? लेस स्टेबल हो जाओगे। वो कहते हैं ना, जरूरत इंसान को कमजोर कर देता है। सेम सिनेरियो यहां भी है बच्चों, लेस स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। अब इस ग्राफ का महत्व क्या है? देखिए, जो ऊपर वाला है ये वाला,
ये पोटेंशियल एनर्जी है को शो करता है, और ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मिली नहीं है, मेगा है। जब कैपिटल एम आ जाए तो मेगा हो जाएगा, यानी कि 10⁻³ हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। और 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा का मतलब ये हो जाएगा। अच्छा, और जो नीचे वाला ग्राफ है ना, जो ये डिस्टेंस है, ये स्पेसिंग है, स्पेसिंग इन फर्मी। फर्मी मतलब 10⁻⁻15 मीटर। अब ये आर नॉट देख रहे हो बच्चों, ये देखो आर नॉट, ये आर नॉट पे पोटेंशियल एनर्जी देखो कितना है, मिनिमम है। आर नॉट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, देखो ना, यहां पे मैक्सिमम था। देखो ध्यान से थोड़ा समझो, ग्राफ को समझ लो, सब कुछ समझ जाओगे। ठीक, आप देखो कि जब यहां पे था तो ये यहां पे था पोटेंशियल एनर्जी। जब आर नॉट के पास धीरे धीरे चलने लगा तो ये डिक्रीज होने लगा, डिक्रीज होने लगा, डिक्रीज। लेकिन जैसे ही ये आर नॉट पे पहुंचा, ये मिनिमम हो गया। तो जैसे ही पोटेंशियल जी मिनिमम हो जाएगा, ये बेटा मोर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या हुआ है, आर नॉट से जैसे बढ़ोगे 2 तक, 2 तक, तो 2 तक तो ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन 2 से 3 के बीच में क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो बच्चों ये ग्राफ थोड़ा समझना है। नीचे लिखा है व्हेन दीज फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स दे प्रोड्यूस सम पोटेंशियल एनर्जी, लोअर द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मोर स्टेबल विल बी द पार्टिकल। और ये ग्राफ को प्लॉट किया है, और ये इस ग्राफ का ऑब्जर्वेशन है बच्चों। बार बार एक ही कॉन्सेप्ट आ रहा है दिमाग में, तो पढ़ो। द पोटेंशियल एनर्जी टेंड्स टू जीरो। अब टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, तो जीरो तो यही होगा। इफ द डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 3 फर्मी। अब 3 फर्मी ये रहा, अब 3 फर्मी के बाद ग्राफ देख रहे हो ऐसा हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी टेंस टू क्या हो गया, जीरो हो गया। दिस इंप्लाइज दैट बियॉन्ड दिस डिस्टेंस न्यूक्लियर फोर्सेस कैन नॉट एक्ट। अब एक और बात है, मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि 2 प्रोटॉन के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए बहुत छोटा होना चाहिए। अगर जैसे ही बड़ा हुआ तो न्यूक्लियर फोर्स काम करना बंद हो जाएगा, और फिर वहां न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगा बच्चों, वहां पर रिपल्सन शुरू हो जाएगा। सो बिटवीन 3 फर्मी टिल आर नॉट, यानी कि इस 3 से लेके इस आर नॉट तक, द पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग। क्या हो रहा है, आर नॉट से क्या हो रहा है, देखो इस तरह से जा रहा है ना, तो दिस इज बिकॉज द न्यूक्लियर फोर्स आर अट्रैक्टिव इन दिस रीजन। यहां पे क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज का मतलब आपको पता है कि लेस स्टेबल हो जाएगा। लोअर द पोटेंशियल एनर्जी मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट एट आर नॉट, मैंने बताया था लोएस्ट आर नॉट पे, तो यहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब आर नॉट से जैसे जैसे बढ़ोगे 3 तक, जैसे जैसे बढ़ोगे तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। अब अगर हाइड्रोजन को ले लो तो A=1 होता है, तो ये तो आर नॉट के वैल्यू के बराबर आ जाएगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। आप समझ रहे हो। सो दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, इसको इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कहते हैं बच्चों। अब लेकिन अगर 3 फर्मी से ज्यादा हो गया तो फिर तो बच्चा दिक्कत है। आप समझो, फिर तो पोटेंशियल टेंस टू जीरो हो जाएगा, यानी कि फिर यहां न्यूक्लियर फोर्स लगेगा नहीं 3 फर्मी के बाद। तो ध्यान रखेंगे बच्चों इस बात का। ठीक है, और ये ग्राफ को अच्छे से प्लॉट करोगे, है ना, ग्राफ बनाना बहुत आसान है, कुछ मत करना, इस तरह से, इस तरह से आप इसको लाना, इस तरह से ये और यहाँ ये आर नॉट पे जीरो कर देना, फिर यहाँ से इस तरह से बढ़ाना बढ़ाना, और देखो यहाँ ये इसको 2 मान लेना, और उसका फिर इसको कांस्टेंट कर देना, ठीक है, और ये 3 कर देना, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से, है ना, और इसको तुम आर नॉट मान लेना, ये पोटेंशियल एनर्जी कर देना, और ये आपका बेटा आ जाएगा स्पेसिंग आ जाएगा या डिस्टेंस आ जाएगा इन फर्मी। ये ग्राफ अगर देगा तो 1 मार्क्स में पूछ लेगा आपसे। अब लिखा है बिलो आर नॉट, यानी कि आर नॉट से पीछे, है ना, ये देखो बिलो आर नॉट इस तरफ, ये वाला रीजन, ये वाला, द पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग।
वो तो आपको दिखा ही था। अगर आप इस ग्राफ को थोड़ा सा उल्टा समझो, यहां से देखो, तो पहले जीरो, देखो यहां से जीरो था, फिर क्या हुआ, इस तरफ आया, अब यहां से यहां घटा, देखो ना, टू पे ठीक था, फिर घटा। इस ग्राफ को उल्टा समझो, मैंने तो अब तक सीधा समझाया, अब उल्टा समझो। ठीक है, अब क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कम था, लेकिन ये और कम हुआ। तो कम था तो देखो, 3 और 2 के बीच में कम था, 2 से क्या हुआ, और डिक्रीज हुआ। लेकिन आर नोट के बाद ये बढ़ने लगा, जैसे ही बढ़ने लगेगा, इंक्रीज, दिस इज बिकॉज नाउ द फोर्स बिकम्स रिपल्सिव। तो आर नोट तक ही बचा सकता है। इनसाइड द न्यूक्लियस द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर स्टेबल एट अ डिस्टेंस आर नॉट। आर नॉट के बाद नहीं, दे डू नॉट ब्रेक अपार्ट बिकॉज द न्यूक्लियर फोर्स, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स कैन नॉट बी लेस देन आर नॉट, आर नॉट से कम नहीं हो सकता, बिकॉज इन दिस केस दे विल स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर। इस बात को बेटा आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए। अब बेटा बाइंडिंग एनर्जी, बेटा ये तो आपका अभी तक के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है। अब बाइंडिंग एनर्जी वो होता है जो पकड़ के रखता है एनर्जी को। सर कैसी बात कर रहे हो बेटा, मैं तो सही बात कर रहा हूं, आपको यकीन नहीं हो रहा, आप पढ़ लो। और आज आप यहां पढ़ोगे E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। यहां बेटा आपको थोड़ी देर में मैं एक वैल्यू पढ़ाऊंगा, क्यू वैल्यू। हालांकि इसका इस्तेमाल नहीं है, बट फिर भी मैं पढ़ा दूंगा क्यू वैल्यू। बेटा बाइंडिंग एनर्जी, अब व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, आप देखो, पढ़ ही लेते हैं, ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। वी नो दैट द न्यूक्लियस इज मेड ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सो इट इज एक्सपेक्टेड दैट, अब यही बात है ना, कि तुमने कहा कि यार 10 प्रोटॉन था और 11 न्यूट्रॉन था, तो अगर मैं 10 प्रोटॉन को, एक प्रोटॉन का मास मान लो कि 1.67 टेन की पावर माइनस 27 केजी होता है, या मास ऑफ न्यूक्लियन इसको मान लिया था, तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, प्लस इसको मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूं, या दोनों को ऐड करके 1 से मल्टीप्लाई कर दूं और टोटल मास निकाल लूं, तो उतना ही मास आना चाहिए जितना एक्चुअल है। आप तो यही सोचोगे, और जब आप देखने जाओगे टोटल इतनी मेहनत करने के बाद, जब आप देखोगे कि यार जो एक्चुअल मास है वो तो साला कुछ और है, वो एग्जैक्टली इतना नहीं है, कुछ डिफरेंस है, तो आपका दिमाग तो टेंशन में आ जाएगा कि यार ऐसे कैसे, कुछ तो गड़बड़ है। इसे कहते हैं मास डिफेक्ट, इसे कहते हैं मास डिफेक्ट, यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू है उससे जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो अलग आए। तो एक्चुअल वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू, अगर आपको याद हो 11th का पहला चैप्टर, उसमें एरर इस हिसाब से पढ़ा होगा, याद है, ट्रू वैल्यू। ऐसे देखो, एक्चुअल वैल्यू जो मास का है, जो इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है ये लोग, बड़े लोग, और आप जो कैलकुलेट कर रहे हो उसमें डिफरेंस आएगा, स्लाइटली दिक्कत आएगी। तो जो दिक्कत आएगी यानी कि एक्चुअल माइनस कैलकुलेटेड, अब वो जो मास होगा, जो दिक्कत है जिसका पता नहीं चल रहा है ना, मतलब किसी ने जैसे मान लो कि किसी ने पैसे भेजे 1 लाख, आप तक पहुंचा 99,580 रुपीज, तो साला बाकी गए कहां, है ना, अब भेजा तो किसी ने, आज 1 लाख है, आपके पास पहुंचा इतना, तो वो जो गया वो है पैसा डिफेक्ट, पैसा डिफेक्ट हो गया भाई। ऐसा ही यहां क्या हो गया, मास डिफेक्ट होगा। अब ये मास डिफेक्ट जो है डेल्टा एम, यही एक एनर्जी पैदा कर देगा, डेल्टा एम इंटू सी का स्क्वायर। हाँ गुरु, ये चीज तो है, बहुत बढ़िया समझाऊंगा, ये भी ध्यान रखना है इसको। और हर जगह अगर मास एएमयू में दिया हुआ है, अगर मास एएमयू में दिया हुआ है, तो सी स्क्वायर का डायरेक्ट वैल्यू बता दूंगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ताकि आपको 3 × 10⁻⁸मीटर/सेकंड स्क्वायर करना ना पड़े। अब मास आपको एएमयू में ही निकालना है, अभी सीखो। So it is expected that the total mass of the nucleus will be the sum of masses of proton and neutrons, but this does not happen in a reality. ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। The mass of the nucleus is actually slightly less than what it should be.
द स्मॉल डिफरेंस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। और बेटा स्मॉल स्मॉल है ना, स्मॉल ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, आप पढ़े लिखे बच्चे हो। एंड द मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ओ हो ई इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर। भैया आइंस्टाइन साहब की सबसे बड़ी थ्योरी, जिन्होंने जापान को तबाह न कर दिया, लेकिन हालांकि क्या फायदा, वापस तो आ ही गया वो। कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ सोडियम। ले लो सोडियम को, फिर पकड़ लो। सोडियम तो हमारा मुद्दा है, हर बार इसी को पकड़ लेते हैं। अब ये जो वैल्यू दिया ना बच्चों, ये एएमयू में दिया हुआ है। तो आपकी केमिस्ट्री के मास आपने पढ़ाया होगा, एएमयू 1.008 एएमयू। अब ये कैसा आया, अगर वहां नहीं पता तो कमेंट कर देना, ये भी समझाते कि क्या दिक्कत है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इतना है 1.008 एएमयू, और मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो 1.007 एएमयू। अब 12 न्यूट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, तो 12 न्यूट्रॉन को मल्टीप्लाई करोगे 1.008 से, और इसको प्लस करोगे, 11 प्रोटॉन है 1.007 से। अब ऐड करोगे, जो वैल्यू आएगी उसको आप एक्चुअल वैल्यू से देखोगे, और जितना डिफरेंस आएगा मास का वो कहोगे मास डिफेक्ट। आओ देख लो, मेरी बात तो मानोगे नहीं। तो टोटल मास एम टोटल 12 इंटू इतना प्लस 11 इंटू इतना, ये आपका आया एम टोटल, और एम टोटल आया है 23.173 ए एम यू। ठीक है। अब रियलिटी में क्या होता है, एक्चुअल मास ऑफ द सोडियम न्यूक्लियस इज फाउंड टू बी स्लाइटली स्मॉलर देन दिस वैल्यू। अब इससे छोटा आया है, अब वो कितना है, वो 23.043 है। तो जो आया है कैलकुलेटेड मास माइनस एक्चुअल मास। अब सर पहले तो आप बोले थे एक्चुअल मास माइनस कैलकुलेटेड मास, तो मुझे तो लगा था कि एक्चुअल ज्यादा होगा, इसलिए मैंने माइनस कर दिया था, और हमेशा ज्यादा से कम माइनस करते हैं। तो तुम ज्यादा से कम कर लो, तुम्हारा कैलकुलेटर ही ज्यादा आ गया है, क्या करे भाई। अब कैलकुलेटेड ज्यादा आ गया और एक्चुअल कम है, जब माइनस करोगे तो 0.130 आया आपका, डेल्टा एम आ जाएगा। वैसे तो मास डिफेक्ट कहते हैं। अब मास डिफेक्ट क्या होता है, 1 मार्क्स में पूछ लेगा तो मत लिखना, छोड़ देना, है कि नहीं। अब अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, अरे भाई साहब आई गए देखो, मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ये तो बहुत बड़ी थ्योरी दी थी इन्होंने। तो इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। अब अगर डेल्टा एम एएमयू में है, क्योंकि एएमयू से एएमयू घटाया तो एएमयू ही आया ना भाई, अगर मीटर से मीटर घटाओगे तो मीटर ही आएगा। द एनर्जी सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। अब ये जो एनर्जी है ना, अब मास का डिफेक्ट क्यों हुआ, सवाल तो पूछ रहे थे। अब कह रहे हो कि यार न्यूक्लियस में सबको पकड़ के बैठा है, तो कुछ तो एनर्जी लगेगी, उनको बांधने में जो एनर्जी लगती है वो बाइंडिंग एनर्जी लगती है। हाँ, मोर द बाइंडिंग एनर्जी। हाँ, जितना बाइंडिंग एनर्जी होगा, यानी कि जितना मास डिफेक्ट होगा, मोर स्ट्रॉन्ग विल बी द बॉन्डिंग ऑफ द पार्टिकल इन द न्यूक्लियस। अच्छा, मतलब सर जो हमारा मास का डिफेक्ट है, वो मतलब कि बेकार में नहीं है, वो काम ही हो रहा है। हाँ भाई हाँ। अब तुमको किसी ने 1 लाख भेजा, तुम्हारा 99,580 पहुंचा, बाकी पहुंचा नहीं, तो क्या है, आपके बैंक ने कहा भैया साइबर फ्रॉड से आपको बचा लिया आपने, आपको हर 1 लाख पे इतना पैसा देना होगा, आपका साइबर अटैक नहीं होगा, आपका पैसा ही नहीं कटेगा, कोई फ्रॉड ही नहीं हो पाएगा। तुम कहोगे सही यार, मेरे अकाउंट में करोड़ों रुपया है। अब जिसके है वो ऐसा कर सकता है, हम जैसा गरीब आदमी जिसके अकाउंट में 100 रुपया हो, वो तो बैंक से कहेगा भैया हमें तो चाहिए ही नहीं ये वाला, ये जो स्कीम बता रहे हो, ये कोई लूटेगा भी तो क्या, 100 रुपया। तुम समझ रहे हो मेरी बात क्या कह रहा हूँ। तो बस, तो जिस न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगा वो ज्यादा सेफ होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो कर लेने दो उनको आपस में खेल। अब निकालते कैसे हैं देखो। अब जब मास किस में हो, एएमयू में हो, याद रखना ट्रिक, जब मास एएमयू में हो तो सी स्क्वायर का वैल्यू 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ। अब बेटे ये तो आप सॉल्व करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अरे सर क्यों परेशान करो, बताइए तो, इसमें आप लिखा तो है नहीं। हाँ भाई, नहीं लिखा, बता देता हूँ बेटा। 931 जो है, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एमयू होता है। सर पर एमयू का मतलब नहीं समझा। यही तो बात है, ये पर एमयू होता है। अब ये
कैसे निकाले सर? तो बेटा सी स्क्वायर है तो डेल्टा एम तो नीचे जाएगा ना, एनर्जी अपॉन एम हो जाएगा ना सी स्क्वायर। तो इसीलिए एनर्जी का होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये जो एम है इसका आ जाएगा एएमयू। इसीलिए 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एएमयू आता है बेटा इसका यूनिट। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या करोगे, 931 इसको एनर्जी में रखोगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एएमयू, और ये जो है 0.130 ये भी एएमयू, तो एएमयू से एएमयू कट जाएगा और ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो ये इतना एनर्जी रिलीज करेगा। हाँ बच्चों, हाँ। तो ये बाइंडिंग एनर्जी है। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ओहो न्यूक्लियन पता है ना, एम नॉट, याद करो, सुनो बताया था। मास ऑफ वन प्रोटॉन या वन न्यूट्रॉन को बोलते हैं मास ऑफ न्यूक्लियन। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, जो सबको बांध के रखता है। तो इट इज, अब जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बीपीएन, ये जिसका ज्यादा होगा वो मोर स्टेबल होगा। ये तो आपको पता ही है, बताया मैंने थोड़ी देर पहले। तो ये इसका बेटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब इतना आया एनर्जी, है कि नहीं, और टोटल कितना था, वो 23 था, तो इन्होंने डिवाइड कर दिया, अब आया 5.26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। अच्छा, तो अभी 5.26 कहाँ है, इस ग्राफ को जब देखोगे तो इस ग्राफ में जो सबसे बढ़िया एनर्जी के साथ बैठा है स्टेबल के साथ, वो आयरन बैठा हुआ है Fe। मैंने बताया था कि आयरन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब इस ग्राफ को देख के कोई आपसे पूछ लेगा और आप रोने लग जाओगे, ये भाई मुझे तो पता नहीं। तो ग्राफ देखो ना भाई, इसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का कम होगा, कार्बन का और कम होगा, हीलियम का और कम होगा, हाइड्रोजन का और कम होगा। देखो तो, क्योंकि ऊपर वाला जो है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्राफ है और नीचे मास नंबर है। जैसे जैसे मास नंबर बढ़ा रहे हो, क्या वैसे वैसे आपका बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रहा है, क्या लीनियर नहीं बढ़ रहा है? नहीं। तो बेटा इसका ये ग्राफ बनाने की टेक्निक होती है जो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, बस आपको बता रहा हूं। पर हाँ, बनाने की टेक्निक तो सिखाऊंगा ही। तो इट इज अ ग्राफ विच शोज हाउ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वेरीज फॉर डिफरेंट एलिमेंट। अब यहां से स्टार्ट करो, एक पहाड़, दो पहाड़, तीन पहाड़, यानी कि तीन बड़े पॉइंट होने चाहिए। और ऐसे आप याद रखना, उसको स्लोप वाइज बनाना, मतलब ऐसे करना कि स्लोप बने और बढ़िया स्लोप बने। तो देखो, अगर आप यहां देखोगे, मैं पहला ट्रिक आपको बता दिया, देखोगे तो देखो, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा स्लोप बन रहा है बढ़िया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, ध्यान से समझना मेरे इस प्लान को। उसके बाद आप यहां से, यहां, उसके बाद आप यहां से यूं उठाओगे, ये रहा, उसके बाद आप यहां से यूं उठाओगे, ठीक है। अब फिर आप यहां से बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे। तो इस पॉइंट पर देखो, अब ये चीज समझना है कि एक तो आपका ये हीलियम हो जाएगा, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, और यहां जो बढ़ाए हो ये वाला हो जाएगा Fe यानी कि आयरन। और आप यहां से थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे ले आओगे तो यहां आपका हो जाएगा यूरेनियम। और इसी ग्राफ के लिए आपको बेटा 1 मार्क्स या 2 मार्क्स फ्री में मिलेगा। इधर आप मास नंबर बढ़ा दो, ये 0, ये 50, 100, 150, 200 फालतू का, तो ये मास नंबर या ए लिख देना। और ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सर सोडियम का तो दिखा ही नहीं, अरे भाई ये 0 था, ये 2, ये 4, ये 6, तो यहाँ के बीच में होगा ना, 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 होगा, तो यहाँ कहीं होगा। अगर बनाने को ही बोलेगा तो बना देना कि यहाँ क्या है, सोडियम है, ले बना दिया, क्या हो गया, समझ रहे हो। और यही आपका लास्ट टॉपिक था। इसके बाद बेटा इसका मेन फीचर्स, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन, तो ये भी पढ़ा देते हैं बच्चों। उसके बाद बेटा न्यूक्लियर फिजन करा के कंप्लीट करते हैं चैप्टर, और कुछ है नहीं सिलेबस में। मेन फीचर्स और ऑब्जर्वेशन किसका, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का, और आपको अच्छे से पता है। अब ये कह रहा है कि ए जो है वो
30 से छोटा है, तो आप ग्राफ देखो ना भाई, आप ग्राफ देखो, ये रहा 50, अब 50 छोटा 30, देखो ना यहां तक ऑक्सीजन कितना होता है, कितना होता है, देखो ना आप साथ को, 16 ही तो होता है, और 16 तो 32 हो गया, तो मास नंबर की बात कर रहा है, तो देखो ना 32 यानी कि 30, है ना। अब देखो कह रहा है कि जब फॉर लाइट न्यूक्लियाई 30 से छोटा है अगर ए, तो द बाइंडिंग एनर्जी इज स्मॉल। इन दिस रीजन द curve possesses peaks corresponding to helium, carbon and oxygen, then shows that these elements have comparatively higher binding energy than their neighbors। ये आपको पता ही है कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो हाइयर बाइंडिंग एनर्जी देन देयर नेबर्स, हेंस these elements are relatively more stable। ये तो आपको पहले बता चुका हूँ, नया क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ज्यादा यानी कि मोर स्टेबल। इन द मिडिल मास रीजन ए फ्रॉम 30 से 170, जिसमें द बाइंडिंग एनर्जी इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट विथ आयरन हैविंग द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा ये 1 मार्क्स के लिए याद रखना, ये यूं रोना मत फिर मेरे सामने, आयरन एफई और वैल्यू 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, मैं फिर बता दूं पर न्यूक्लियन, तो जो 30 से 170 होगा वहां ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही होगा। फॉर हैवी न्यूक्लियाई द बाइंडिंग एनर्जी अगेंस्ट डिक्रीजेस, क्योंकि आयरन के बाद डिक्रीज ही होगा ना, देयर बाय इंडिकेटिंग दैट दीज एलिमेंट्स विल बी रिलेटिवली लेस स्टेबल। अब ये मुझे क्यों पढ़ा रहे हो कि कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है कौन लेस स्टेबल है, अच्छा जब तुझे पता ही नहीं होगा तो तू तोड़ेगा कैसे। अरे सर तोड़ना भी है, अरे तोड़ेगा नहीं क्या यार, पड़ोसी को नहीं पता कि कौन से घर मजबूत है कौन सा घर कमजोर है, किसके मेंबर बेवकूफ हैं किसके मेंबर होशियार हैं, उसको मजा कैसे आएगा झमेला देखने में। उसको पहले पता तो होना चाहिए ना कि ये वाले भैया इनकी बहुत बनती है, ये इनकी कम बन रही है, इनको तोड़वाओ। सर तुड़वाना है क्यों है भाई, जरूरी है, न्यूक्लियर फिजन पढ़ना है तूने आगे, न्यूक्लियर फिजन पढ़ना है, फिजन का मतलब होता है टूटना, और तुझे टूटते हुए देखना है। कुछ लोगों को तो बहुत मजा आता है इसमें, कुछ लोग तो माहिर है ना। मंत्रणा और शकुनी के रिश्तेदार, सॉरी हम सबके रिश्तेदार, तो ध्यान से देखो। अब वो लोग यहाँ एक काम करेंगे, अब इसका मेन कंक्लूजन ये कौन पढ़े यार, ले यार पढ़ ही देता हूं। we can see that a heavy nucleus, ठीक है, has lower binding energy than the of middle mass nuclei। If a heavy nuclei breaks into two middle mass nuclei, हाँ ठीक है, the products would have higher binding energy and as such that would be more stable। ओहो, अब एक था, एक घर था, बा माँ बाप भाई बहन और भाई भाभियां ये वो, बड़ा परिवार है, तोड़ दो साले को। अब दो डॉटर परिवार बना दो या दो सन परिवार बना दो, एक बड़ा घर तोड़ के दो घर बना दो, अब छोटे छोटे लोग थोड़े थोड़े लोग, तो ये दो लेस स्टेबल हो जाएंगे। इसलिए तो पढ़ाया था तुझे, भी तो ये कह रहा है, सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। तोड़ना, अब तोड़ना किसको है पता है ना, जो लेस स्टेबल, स्टेबल कौन सा है, जो हैवी न्यूक्लियाई है। पूरा गुरुजी बात समझ आ गई। एंड एनर्जी इज रिलीज इन दिस प्रोसेस, सर एनर्जी रिलीज का मतलब, अच्छा अब इस पूरे का जो एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी है, अब कोई भी चीज टूटेगा तो उससे एनर्जी तो रिलीज होगी, तो सर तोड़ क्यों रहे हो, टूटने का फायदा है ना। अब ये मिलके एक साथ ये ज्यादा तरक्की करते, अपने को बर्दाश्त थोड़ी हो रहा है, तोड़ दिया सालों को, टूट गए, नहीं देखा जा रहा था आगे इतनी तरक्की। और हमें भी थोड़ा चाहिए था कोई पूछे, ये तो पूछ नहीं रहे, तब ये लोग ये दोनों अलग हो जाएंगे, अब तो कोई पूछेगा। अब हमें एनर्जी चाहिए, क्या करें, तुड़वा दो, किसको, यूरेनियम को, टूट के क्या बनेगा, टूट के बनेगा जो मजा ही देगा। समझ रहे हो, न्यूक्लियर फिजन तोड़ने के लिए पढ़ाया गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, किसको तोड़ना है। चलिए
सो इफ टू स्मॉल न्यूक्लियाई 10 से छोटा है फ्यूज टुगेदर, अब 10 से छोटा है, टू फॉर्म अ बिगर न्यूक्लियाई, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट विल बी more than that of the combining ones, as such that product will be more stable. Such a process is called nuclear fusion and energy is evaluated in this process. सर अब तक तो घर तोड़ रहे थे, अब घर जोड़ रहे हो। हाँ भाई हाँ, कुछ लोग जोड़ने वाले, कुछ लोग तोड़ने वाले होते हैं सृष्टि में, तो कुछ लोग जोड़ने वाले भी होते हैं, वो किस्मत से हमें आपको नहीं मिलते, और जिनको मिल जाता है उनका परिवार बहुत बढ़िया होता है बच्चों। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में अब जो 10 से छोटे हैं बेचारे, मतलब कि अब वो एटम, वो मास नंबर जो 10 से भी छोटे हैं। अब 10 से छोटा कौन है, मोटा मोटी बताऊं तो एक आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा 1H1। तो हाइड्रोजन के दो स्मॉल न्यूक्लियाई को लेके 1H1 प्लस 1H1 को जोड़ोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ये 1H2 हो जाएगा। कई बच्चे लिख देंगे 2H2 नहीं भैया ऐसा नहीं। तो ये 2 जो है वो मास नंबर तो बड़ा ही हो रहा है, और जब आप ये ग्राफ देखोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा बच्चों। ये रहा, अब देखो जिसका 2 है, अब 2 तो बहुत पास में है ना, तो उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी तो बहुत छोटा होगा। अब अगर कोई यहां पे है 2 पे, तो इसका बाइंडिंग एनर्जी भी तो बहुत छोटा होगा, तो ये भी तो लेस स्टेबल होगा। अरे हाँ सर, ये तो हमने सोचा ही नहीं। तो इसको भी मोर स्टेबल करने के लिए अब इसको जोड़ देंगे। अब घर के पास में दो भाई टूटे हैं, गरीब है बेचारे, हम जैसे बहुत परेशान हैं, है नहीं, तो देखिए कोई अच्छा इंसान क्या करेगा, जोड़ देगा, यार मिलके कमाओ खाओ यार, बढ़िया जिंदगी गुजारो यार। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं, तो न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाता है। अच्छा, फिजन में भी एनर्जी रिलीज होगी और फ्यूजन में भी एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी तो हर जगह रिलीज होगी, इस बात का ध्यान रहे। रेडियो एक्टिविटी सिलेबस में ही नहीं है तो नहीं पढ़ाऊंगा। वैसे अल्फा डीके होता है, बीटा डीके होता है, गामा डीके सुना तो होगा ही, ठीक है ना। अब हालांकि तुम कहो थोड़ा पढ़ाई देता हूं, देखो वी नो दैट देर आर सर्टेन न्यूक्लियाई विच डू नॉट हैव वेरी हाई बाइंडिंग एनर्जी ड्यू टू विच दे आर नॉट वेरी स्टेबल। हाँ, तो दीज न्यूक्लियाई एमिट सर्टेन रेज। हाँ, बातें बाहर लीक कर रहे हैं वो कि यार बन नहीं रही, सर्टेन रेज एंड गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर न्यूक्लियाई, टूट गए, विच इज मोर स्टेबल, जिसपे ज्यादा भरोसा था। दिस स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेज, अब निकल रहा डेली, बाय एन अनस्टेबल न्यूक्लियस। अनस्टेबल न्यूक्लियस मतलब वही, समझ रहे हो ना, अनस्टेबल, वहीं से बातें बाहर आएंगी। इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म टू मोर स्टेबल, मतलब कि लेस स्टेबल थे, अब मोर स्टेबल होना है, तो खुद को तोड़ो। न्यूक्लियस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, इस प्रोसेस को, यानी कि बड़े से छोटा सा टूटना है, तो क्या कर रहे हैं, रेज में, रेज रेज तरह क्या कर रहे हैं, इस तरह से निकाल रहे हैं और छूट रहे हैं। तो एक तो अल्फा डीके में होगा, निकलेगा कुछ, कुछ बीटा डीके में निकलेगा, कुछ गामा डीके में निकलेगा। तो इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। जो 3 तरह का होता है, अल्फा बीटा और गामा, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं, नहीं पढ़ा रहा, ये भी नहीं पढ़ा रहा, ये भी नहीं पढ़ा रहा, गामा डीके भी नहीं पढ़ा रहा। अब क्यू वैल्यू तो पढ़ा देता हूं, न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए होता है, बट ठीक है। अब क्यू वैल्यू देख रहे हो ना यहाँ पे, ये डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर ही है, यानी कि एनर्जी ही है, ठीक है ना। आर से रिएक्टेंट है, पी से प्रोडक्ट है, ठीक है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना दिया और मास ऑफ प्रोडक्ट कितना मिला, उसका माइनस जो है वो डेल्टा एम है। अब जो डेल्टा एम वो क्या करेगा, वो एनर्जी पैदा करेगा, वो कहाँ यूज होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन में, है ना। न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, वहां भी ये काम आता है, ठीक है। तो ये सेम चीज है, वहां पे मास डिफेक्ट वाला ही है, क्यू वैल्यू मैंने बताया था, पहले ही पढ़ा चुका हूँ। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के सिलेबस में नहीं है तो पढ़ाऊंगा नहीं भाई। रेडियो एक्टिव डिके लॉ, अरे भैया जो JEE दे रहा हो, हालांकि आप तो खत्म ही हो गया, जो आप पहले बार देंगे भैया पढ़ लेना, हाफ लाइफ एवरेज लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में ना कहें ये तो हम पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, अगली बार पढ़ाएंगे, ठीक है। एवरेज लाइफ पढ़ लेना, हाफ लाइफ तो उधर था ही, बस लेमडा निकालना सीख जाना। अभी आ गया न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, ठीक है। अब जो समझाऊं ध्यान से समझना। अब क्या है कि यूरेनियम है, जिसका मास नंबर होता है 235, यानी कि ए जो है वो 235 है, और जो
एटॉमिक नंबर है वो 92 है। अब न्यूक्लियर फिजन यानी कि घर तोड़ना है, यानी कि जो न्यूक्लियर 92 यूनिट 235 ये लेस स्टेबल है। अब क्या करना है इसको, हमको हमको इसको मोर स्टेबल करना है, यानी कि ये टूटेगा, फिजन होगा। तो इस पे क्या किया इन्होंने, एक न्यूट्रॉन फेंक के मारा, 0 N1 इन्होंने फेंक के मारा। तो बेटा जब फेंक के मारा तो क्या होगा, ये वाला जो एलिमेंट है ये टूटेगा लेस स्टेबल के लिए, यानी कि जो 235 है, 235 जो उसका मास नंबर है वो ब्रेक डाउन होगा। कहां पे, वो छोटा छोटा बनने की कोशिश करेगा जिसमें लेस मोर स्टेबल हो। तो एक तो बनेगा आपका बैरियम, यहाँ पे थोरियम भी बनता है, वो कहानी समझाएंगे। बैरियम, बैरियम का क्या है 56, तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। और 144 जो है वो इसका मास नंबर हो जाएगा। सर ये ज्यादा स्टेबल होगा भैया, 92 वाले से तो ज्यादा ही होगा। सर साथ में क्या बनाएगा, क्रिप्टॉन बनाएगा, 89 ये और 36 ये। अब जरा ऐड करो तो, कि जब ये टूटा तो टूटने, जब ये यूरेनियम टूटा तो क्या बना, एक तो बेरियम बना, दूसरा क्रिप्टॉन। तो जब नीचे वाला जोड़ोगे तो 662, यानी कि 12, 5 3 8 1 9, 92 तो हुआ। अब ऊपर जोड़ो 94, यानी कि 9 4 13, हाथ में एक, 8 4 12 और एक 13 का 3, हाथ में एक एक 2, यार 233 ही हुआ यार, जो है 233 ही हुआ यार। और ये तो 235 था, और एक ये न्यूट्रॉन था। गड़बड़ कितने का हो रहा है, वापिस जोड़ो, 89 प्लस 144, ऐड करो। सर कुछ गलत कर रहे हो आप, ऐड करो। 9 4 13 का 3, हाथ में एक, 8 4 12 और एक 13, 13 का 3, हाथ में एक, और एक एक 2, 233। लेकिन सर ये तो 235 है, दो गए कहां। हाँ, तो दो ये वाले, एक न्यूट्रॉन आया, इनको तोड़ा और दो न्यूट्रॉन अपने साथ लेके चला गया। तो एक तो ये था ही और दो ये, तो अब ये बन गया 3 न्यूट्रॉन बाहर निकल गया। अरे सर क्या फायदा हुआ इसको, भैया एनर्जी भी तो रिलीज होगी, भूल गए। जब घर टूटेगा तो कोई मेंबर तो बाहर जाएगा। अच्छा भैया, किनकी वजह से जो एनर्जी पैदा होगा, डेल्टा एम सी स्क्वायर क्यू वैल्यू, वो कहां से होगा, ये रिएक्टेंट है ना, और ये प्रोडक्ट है सारे। अच्छा, मैंने कहा जी, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो तब जब डेल्टा एम नहीं आएगा तो एनर्जी रिलीज कैसे होगा, ये इस रिएक्शन को याद रखना। अब ये 3 न्यूट्रॉन बाहर हैं, अब ये तो एक बार किया है। अब ये वापिस 3 न्यूट्रॉन गिरेंगे किस पे, यूरेनियम 92 पे, फिर से गिरा दो। अब क्या होगा भाई, अब जब ये 3 गिराओगे तो अपने साथ ये 9 लेके बाहर आएंगे, फिर 3 गिराओगे तो फिर ये 3 बढ़ जाएंगे, 12, फिर इस तरह से 3 3 के हिसाब से बढ़ते रहेंगे। वो आपने एक मूवी देखी है ना, कि आप 3 लोगों की मदद करना, मैंने आपकी की है, फिर वो 3 लोग की मदद करेंगे। तो एक दो 3 लोग की मदद एक लोगों ने करा। अब देखो हिसाब, अब इस बंदे ने अकेले ने 1 2 और 3 की मदद करी, फिर इसने भी करी 1 2 और 3, फिर इसने भी करी 1 2 और 3। अब इस तरह से क्या हुआ, चेन रिएक्शन। अब देखो, ये भी जाएगा 1 2 और 3, ये भी जाएगा 1 2 और 3, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा 1 2 और 3। मतलब कि देखो ना कैसे, पहले एक था, फिर 3 हुआ, फिर 3 से 9 हुआ। अब फिर देखो ना, आप एक 3 का, फिर ये 9 हुआ, फिर एक 3 का 9, फिर एक 3 का 9, तो 9 3 27 हुआ, फिर और क्या होगा। तो इस तरह से क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ता जाएगा, यानी कि इस तरह से मास डिफेक्ट बढ़ता जाएगा और एनर्जी रिलीज होती जाएगी। और ये सालों साल सालों साल सालों साल, इसलिए जापान में आज भी लंगड़े लूले लोग पैदा हो रहे हैं, ऐसे थोड़ी हो रहे हैं। समझदारी, आइंस्टीन भाई साहब की समझदारी। हाँ गुरुजी, इस रिएक्शन को याद कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि जब यूरेनियम टूटता है तो एक तो बेरियम बनाता है, दूसरा क्रिप्टॉन बनाता है। और क्रिप्टॉन अगर ऐसे याद ना रहे तो अभी 26 जनवरी बस पास में ही गुजरा है, सेट मैक्स पे लगा के कोई मूवी देख लीजिएगा, तिरंगा।
उसमें बार बार यूज करता है कि क्रिप्टन फ्यूज उड़ गया, क्रिप्टन, थोड़ा देख लीजिएगा उसको। एग्जाम्पल ऑफ फिजन रिएक्शन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज क्या करेगा ये, रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ऐसे नहीं, जब टूटेगा तो क्या होगा, 3 न्यूट्रॉन का फासला है, तो यानी कि 3 न्यूट्रॉन मतलब कि बहुत ज्यादा एनर्जी, तुम समझ रहे हो ना, डेल टाइम बहुत ज्यादा। सो द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्यू वैल्यू, डेल्टा एम सी स्क्वायर, इसीलिए बोला था। एंड इज अराउंड 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इससे तो आएगा आएगा, यानी कि जो टूटने पे भी जो एनर्जी रिलीज हुई है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि 210 का पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 200, यानी कि 20,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी रिलीज होगी एक रिएक्शन में। ऐसे अनंत रिएक्शन होंगे, याद रखना। तो दिस एनर्जी रिलीज इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डॉटर एलिमेंट। अब डॉटर या सन, यहां भी डॉटर देख रहे हो ना भाई, हर जगह डॉटर डे, सिस्टर डे, इधर आओ। तो भैया ये वाले जो हैं, ये वाले, इनको डाउटर डे बोला गया बाबू, डाउटर डे। ये जो है डाउटर एलिमेंट है, सन एलिमेंट नहीं है भाई, डाउटर एलिमेंट है। इनके पास क्या है, दिस एनर्जी रिलीज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, समझ रहे हो ना। अब फिर ये तोड़ेंगे, माफ कीजिएगा बच्चों, थोड़ी सी सर्दी का प्रकोप है। आगे है, दिस रिएक्शन अकर्स व्हेन अ न्यूट्रॉन स्ट्राइक्स यूरेनियम न्यूक्लियस। हाँ वो तो पता चल गया हमको भाई। अब आगे क्या, वी कैन सी इन द प्रोडक्ट दे 3 न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस। हाँ दिखा, दीज न्यूट्रॉन्स कैन देन लीड टू फ्यूजन फिजन ऑफ 3 मोर यूरेनियम एटम्स। हाँ करेगा, 3 और को करेगा। अब ये तू जा क्या करेगा, तीन, एक तो ऐसा, एक तो देखो 3 बैठे हुए थे, ये बेचारे बैठे ही थे। अब ये तो एक एटम इस तरह से बैठे हुए थे, तो इन 3 को टूटने के लिए मिल गया ना। अब बताया तो था अभी, देखो ये बना के बताया था अभी, these neutrons as also that again produce more fission at the reaction, obvious सी बात है, could go out of control, obvious सी बात है, एक बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो द फैक्टर बाय विच द नंबर ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, यानी कि के। इसे चैन प्रोसेस भी कहते हैं, कि 3 बढ़ाया 3 बढ़ाया 3 बढ़ाया, उनको आइडिया यहीं से मिला था। इन दिस केस के इक्वल टू 3, यानी कि सलमान खान को फिजिक्स आती है, हाँ आती होगी भाई, उसने पढ़ा होगा ये। सच टाइप ऑफ रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन विच कंटिन्यू ऑन देयर ओन आर कॉल्ड चेन रिएक्शन। इन्हें एक बार कर दो फिर छोड़ दो तो ये सदियों तक होते रहेंगे, ये 3 3 टूटते चले जाएंगे, टूटते ही रहेंगे, याद रखना। अब ये कब तक टूटेंगे, पीछे छोड़ के आ रहे हो आप, आपके सिलेबस में नहीं है, आएगा तो बताएंगे। बना के दिखाया है कि एक न्यूट्रॉन है, इसको इस पे फेंक के मारा, तो देखो इस तरह से 3 न्यूट्रॉन बाहर आए। अब ये 3 फिर 3 यूरेनियम पे जाएंगे, अब ऐसे और 3 और 3 और 3। तो द एनर्जी रिलीज इन दिस रिएक्शन इज यूज इन पावर प्लांट्स। बताया था ना कि यूरेनियम जो है वो एनर्जी भी बनाता है, एनर्जी यानी कि पॉजिटिव एनर्जी भी और नेगेटिव एनर्जी भी। हालांकि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब को नेगेटिव एनर्जी नहीं कहूंगा, न्यूक्लियर बॉम्ब को मैं पॉजिटिव भी नहीं कहूंगा, नेगेटिव भी नहीं कहूंगा, आवश्यकता जिस हिसाब से पड़े। पाकिस्तान पे गिरा तो पॉजिटिव कह दूंगा, तुम समझ रहे हो। और यूरेनियम जो है वो पॉजिटिव कब है, जब आप इसका बिजली बनाएं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। और नेगेटिव कब है, जब ये आप गलत चीजों में इस्तेमाल कर लो। तो यूरेनियम जो है बच्चों वो पॉजिटिव भी काम आ सकता है और नेगेटिव भी। इसीलिए जब कोई विद्यार्थी हमारा होशियार होता है तो हम उसे समझाते हैं कि तू बेटा यूरेनियम की तरह है, अगर सही इस्तेमाल कर गया तो बहुत अच्छी जगह, और उसी दिमाग को गलत जगह कर गया,
आजकल जितने भी ये साइबर अपराधी हैं बेटा, ये एक से एक दिमाग वाले हैं। तो बेटा वही चीज है, एक विद्यार्थी भी यूरेनियम की तरह ही है। सही इस्तेमाल से बढ़िया प्रोडक्ट, डॉक्टर, इंजीनियर्स, आईएएस, और बाकी आपको पता ही है। तो कहने का अर्थ है कि इनका इस्तेमाल जो है, इसलिए इंडिया में कम है ना। इंडिया में बहुत कम पाया जाता है। सच अ प्लेस वेयर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन आर यूटिलाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर रिएक्टर। और इसके आगे मैंने लिखा है, बट मैं पढ़ाऊंगा नहीं, और ना आगे के नोट्स मैंने इसमें कंटिन्यू किया है। क्यों? क्योंकि वो फालतू की चीज है, आपको सिलेबस में आएगा, आपकी बुद्धि गायब कर देगा वो। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो ये आपका न्यूक्लियर फिजन था। न्यूक्लियर रिएक्टर आपके सिलेबस में नहीं है, भाई इस्तेमाल होगा न्यूक्लियर फिजन ही इस्तेमाल होगा। ये रहा न्यूक्लियर रिएक्टर कोर। इसमें हॉट वाटर है, इसमें कोल्ड वाटर है। ठंडा भी तो करेगा। ये टरबाइन है आपका, और ये आपका जनरेटर है। यहां से सारा काम आपका हो जाएगा। कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो पैदा होता है एसी में, बताया थोड़ा बहुत, है ना बच्चों। और जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो मैंने पढ़ा ही दिया है। छोटे छोटे है ना, जो 10 से बेचारे छोटे छोटे हैं, 10 से छोटे छोटे हैं, 1H1 प्लस 1H1 है ना। अब ये भी जब गिरेंगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा इसमें भी, और कुछ एनर्जी इसमें भी रिलीज होगी। तो इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं बच्चों। तो आज आपका न्यूक्लियर चैप्टर भी समाप्त होता है। तो यानी कि डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर, यानी कि बच्चों ये 19 मार्क्स जो है वो आज हमने कवर कर लिया। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा देंगे। अब क्या स्टार्ट करोगे गुरुजी आप? भैया आप लोग एडवाइस दो, अपने अपने कमेंट में बताओ क्या स्टार्ट करना है। एक मेरा दो प्लान तो सक्सेसफुल हो गया है। पहला, वो दो चैप्टर स्टार्टिंग के, बाकी के चार करा दिए। आप समझ रहे हो, बाकी चैप्टर्स बड़े हैं, तो उसमें बुद्धि लगानी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट छांट के लाना पड़ेगा, वही इंपॉर्टेंट पढ़ाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो। तो बेटा बहुत ही कम टाइम में मैंने आपका ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट करा दिया है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही था। आप इसको अच्छे से पढ़े, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश करें समझने की, और बाकी जो भी हम करेंगे बेटा आपके हित के लिए करेंगे, अहित के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे अब आज्ञा दें।